साथियों नमस्कार। मेरा नाम है पूजा। कल हमने बात की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आज उन्हीं के द्वारा गठित की गई आज़ाद हिंद फौज की महान वीरांगना कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में। साथियों, ये जो पेपर है मैं इसे लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि ये स्वराज संदर्भ है। ये 2013 में प्रकाशित हुआ था और ये संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन स्वराज संस्थान संचालनालय के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनसे संबंधित विभिन्न तरीके के लेख प्रकाशित किए गए हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में जानने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं इसको सामने निकाल लेती हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा भी सकूँ। निर्भीक, अपने प्रण में अटल सेना की एक टुकड़ी अपने प्यारे भारत के अस्थायी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सिपह सलार सुभाष चंद्र बोस को गर्व की अनुभूति के साथ सलामी दे रही थी। वह टुकड़ी महिलाओं की थी जिसकी कैप्टन थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। आज़ाद हिंद फौज की वीरांगना, राष्ट्रभक्त, समाज सेवी डॉक्टर लक्ष्मी के पास ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के लिए एक सीधा रास्ता था, लेकिन देशभक्ति के जज्बे ने कांटों भरी राह पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया। डॉक्टर लक्ष्मी ने उपेक्षित और गरीबों की सेवा करने के लिए सन 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की थी। वे महिला चिकित्सक बनना चाहती थी, इसलिए MBBS के बाद गायकोलॉजी में डिप्लोमा भी किया था। भाग्य उन्हें सिंगापुर ले गया। वहां उन्होंने अप्रवासी भारतीय मजदूरों के लिए एक क्लिनिक खोला। सेवाभावी भावना और वतन के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ने उन्हें सिंगापुर में भारतीय स्वतंत्रता लीग से जोड़ दिया। 2 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंच चुके थे। रास बिहारी बोस ने स्वाधीनता आंदोलन की कमान उन्हें सौंप दी थी। एक सुदृढ़ समर्पित सैन्य वाहिनी पाकर नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा, माँ काली का प्रतिरूप कहीं नजर नहीं आ रहा था। लंका पर विजय पाने के लिए भगवान श्री राम ने भी माँ दुर्गा की स्तुति की थी। सुभाष बाबू की नज़रें उसी शक्ति की तलाश कर रही थीं। डॉक्टर लक्ष्मी ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण सुना तो प्रभावित हुए बिना रह न सकीं। डॉक्टर लक्ष्मी को अपनी मंजिल मिल चुकी थी। नेताजी के साथ कुछ देर की मुलाकात के बाद वे आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गईं। सुभाष चंद्र तो मन ही मन स्वीकार कर चुके थे कि जिस शक्ति स्वरूपा की उन्हें तलाश थी वह पूरी हो चुकी है। उन्होंने श्रीमती ML चिदम्बरम और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन से महिलाओं की एक सेना बनाने की बात कही। चूड़ी भरे हाथ बंदूक थामने के लिए तैयार थे। समय एक नई इबारत लिखने को बेकरार था। डॉक्टर लक्ष्मी ने पल भर की देर किए बिना सहमति दे दी और वे अपनी सेना के सिपाहियों की खोज में लग गईं। महिला क्लब में खेल कूद करती महिलाओं को जब महिला सेना बनाने की बात बताई तो शायद उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्हें इस काबिल भी समझा जा सकता है। वह वक्त आ चुका था जब उन्हें यह सब साबित करना था कि वतन आने पर बेलन की जगह बंदूक थामने के लिए भी उनके हाथ कमज़ोर नहीं हैं। श्रीमती चिदम्बरम कागज़ कलम ले आईं और उन महिलाओं के नाम लिखने लगीं जो सेना में भर्ती होना चाहती थीं। तभी डॉक्टर लक्ष्मी बोलीं, आज़ादी के दस्तावेज पर स्याही से नहीं खून से हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह कहकर डॉक्टर लक्ष्मी ने एक चाकू निकाला और अपना अंगूठा चीर कर उस कागज़ पर अपने खून से हस्ताक्षर कर दिए। अनुकरण करके उपस्थित सभी महिलाओं ने उस आज़ादी के दस्तावेज पर खून से ही हस्ताक्षर किए। यह दृश्य स्वयं नेताजी देख रहे थे।
महिलाओं की इस वीर भावना और साहस को देखकर नेताजी ने उस सेना का नाम दिया रानी झांसी रेजिमेंट। इस रेजिमेंट की कमांडर डॉक्टर लक्ष्मी बनी। उन्हें कैप्टन का रैंक दिया गया। बाद में उन्हें कर्नल के पद पर भी पदोन्नत किया गया। महिलाओं की झांसी रानी वाहिनी, बालकों की बाल सेना और शहीद जत्था सब मिलकर अग्नि पर्व मना रहे थे। सबके दिल में एक ही अरमान था, युद्धस् विगत जर। सबके हाथ वीर सावरकर की रचना सन 57 का स्वाधीनता संग्राम थी। मुक्ति फौज आराकान के जंगलों को रौंदती हुई आगे बढ़ चली। जंग का सफरनामा सिपाहियों के खून से लिखा था। सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज, कुलवंत राय, कादिर, महबूब और कैप्टन लक्ष्मी आदि हम सफर बन आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन कितना ताकतवर है इसकी परवाह किए बिना घना जंगल, हिंसक पशु, ऊपर आकाश में मंडराते बम वर्षक वायुयान, मौत का सामना करती हुई आखिर आज़ाद हिंद फौज बर्मा के पास सीमांत टामू मोरे तक पहुंच चुकी थी। घोर संघर्ष हुआ और खून का दरिया बहने लगा। घने अरण्य का अंधकार चीर कर जय हिंद के नारे लगाती फौज कोहिमा पहुंची। आज़ाद हिंद फौज कोहिमा पहुंच ही रही थी। आज़ाद हिंद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र जिंदाबाद गगनभेदी नारे से गूंज उठे। ऑपरेशन यू की धधकती ज्वाला को धुआंधार बारिश भी नहीं बुझा पाई। समय को कुछ और ही मंजूर था। हालात बदल रहे थे। 6 अगस्त 1945 में जापान पर अणुबम गिरते ही जापान ने हथियार डाल दिए। एक जापानी विमान नेताजी को लेने आया। कर्नल हबीबुर रहमान और उनके अंगरक्षक उस्मान पटेल नेताजी के साथ बैठे। नेताजी को अश्रुपूरित यह अंतिम विदाई दी गई। टोक्यो रेडियो ने समाचार सुनाया, विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस बुरी तरह जल गए। कैप्टन लक्ष्मी की रूह कांप गई। नेताजी के महाप्रणय की खबर सुनने के लिए शायद कोई भी तैयार न था, लेकिन हिम्मत की कमी किसी के पास न थी। आज़ाद हिंद फौज अपने नेताजी की अनुयायी के अभाव में बिखर गई। कैप्टन लक्ष्मी को वापस बर्मा जाना पड़ा। डॉक्टर लक्ष्मी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और मार्च 1946 तक वह बर्मा के जंगलों में नज़रबंद रहीं। 14 अगस्त 1947 की रात देश को आज़ादी मिली, लेकिन सांप्रदायिकता का दानव मनुष्यों के खून का प्यासा हो चुका था। दंगों में हजारों लोगों की जान गई। डॉक्टर लक्ष्मी पीड़ित और घायलों के इलाज में जुट गईं। सेवा का यह सिलसिला अनवरत रहा। दलितों, शोषितों, मेहनतकशों, उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए उनके दिल के दरवाजे सदैव ही खुले रहे। उन्होंने लाखों लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, साहस और आत्मविश्वास दिया। उन्होंने सच्चे अर्थों में अपना मानवीय धर्म निभाया और इसे निभाते हुए मानवता की सेवा की। पद्म विभूषण कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल आज हमारे बीच नहीं हैं, पर इस चिर वीरांगना की याद हमेशा उनकी उपस्थिति का एहसास सदैव कराती रहेगी। तो साथियों, ये थी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। देखिए आप कितनी क्रांतिकारी, कितनी आत्मविश्वासी, कितनी तेजस्वी, जिन्होंने एक पूरी ऐश्वर्य की जिंदगी त्याग कर अपना सब कुछ माँ भारती की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे ही महान वीरांगनाओं की कहानी के लिए, महान देश नायकों की कहानी के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए नमस्कार।